नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस का जिक्र किया गया है और हर केस के सामने वो मुद्दा लिखा हुआ है जिस मुद्दे से ये केस जुड़ा हुआ है। तो आइए एक एक करके इन तीनों केसेस को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला केस है वो है लिली थॉमस मामला, और यहाँ पर सामने लिखा हुआ है राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम लिली थॉमस मामले की बात करें तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ का जो केस था उसमें 10 जुलाई 2013 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई सांसद या विधायक जो अपराध के लिए दोषी पाया जाता है और उसे न्यूनतम 2 वर्ष की सजा होती है, यानी कि कारावास होता है, तो वह सदन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खो देगा, यानी कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये, और ये केस राजनीति के अपराधीकरण से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर जो पहला केस है वो सही तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे केस को। और दूसरा केस है IR कोहेलो मामला, और उसके सामने लिखा हुआ है 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक जांच की जा सकती है। अगर हम IR कोहेलो केस की बात करें तो इस केस में 11 जनवरी 2007 को उस समय के मुख्य न्यायाधीश YK सबरवाल की अध्यक्षता वाली 9 जजेज की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया और कहा कि अगर कोई भी कानून जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना को नष्ट करता हो या उसके विपरीत हो या फिर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा कर सकता है, भले ही वह कानून 9वीं अनुसूची में रखा गया हो। यानी कि अगर आप किसी कानून को 9वीं अनुसूची में भी रखते हैं और अगर वो कानून हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना के खिलाफ पाया जाता है या फिर हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो यहाँ पर न्यायपालिका के पास उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया है इस केस में। तो यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो भी एक तरीके से सुमेलित है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक जांच की जा सकती है। आइए देख लेते हैं तीसरे केस को। और तीसरा केस है कीहोतो होलोहान मामला, और यहाँ पर जो है सामने में लिखा हुआ है इसके कि दल बदल विरोधी कानून के तहत सांसदों और विधायकों की अयोग्यता। तो ये बात भी यहाँ पर सुमेलित है। अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस को हम कोहोतो होलोहान बनाम जाचिल्लू और अन्य वाद केस के नाम से जानते हैं। और इस केस में वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अध्यक्ष या सभापति द्वारा दल बदल विरोधी कानून के तहत अंतिम निर्णय लेने से पहले कोर्ट के द्वारा उनके कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यानी कि जब तक अध्यक्ष या सभापति अपना अंतिम निर्णय नहीं ले लेते तब तक जो कोर्ट है वो ना तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ना ही इस कार्रवाई के बीच में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, अंतिम निर्णय लेने के बाद यहाँ पर यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो निर्णय लेने के बाद वो क्या कर सकता है, न्यायपालिका के पास जा सकता है और इस निर्णय को चैलेंज कर सकता है। वहां पर फिर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अध्यक्ष या सभापति के द्वारा जो लिया गया निर्णय है उसका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहा गया है इस केस में। और अगर हम कथन को देखें तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि दल विरोधी कानून के तहत सांसदों और विधेयकों की अयोग्यता का मामले से जुड़ा हुआ केस है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सुमेलित है, और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों सुमेलित हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है नारकोटिक ड्रग्स और मनोदैहिक पदार्थ, जिसे इंग्लिश में साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कहते हैं, अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ 2 कथन दिया हुआ है और हमें बताना है कि इन 2 कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर बात हो रही है नारकोटिक ड्रग्स और मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम की। और यहाँ पर जो पहला कथन है वो कह रहा है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित
नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 47 पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो जनता के पोषण के स्तर, जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करे। तो अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला जब आता है तो ऐसे मामलों में सरकारों के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए किसी भी टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर यह कहना कि ये जो अधिनियम है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है, ये बात बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है कि केंद्र सरकार मनोदैहिक पदार्थों की सूची में वस्तुओं को जोड़ सकती है या उसे हटा सकती है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर इस लिस्ट में किसी वस्तु को जोड़ना है या हटाना है तो ये काम केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। राज्य सरकारें इसके लिए केंद्र को रिपोर्ट दे सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा ही लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो कथन 2 है वो भी सही है और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूज भी आया है आज के समाचार पत्र में, जिसका शीर्षक है गवर्नमेंट एजेंसी कैन एनालाइज व्हाट्सएप चैट एनसीबी टेल्स एससी। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है जिसको कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अटलांटिक चार्टर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा कथन अटलांटिक चार्टर को सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है। अगर हम बात करें अटलांटिक चार्टर की तो 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्टो के बीच में कई दिनों तक एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। और इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया और कहा गया कि ब्रिटेन और अमेरिका हिटलर के पतन के लिए मिलकर काम करेंगे। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का ये बात है। और यहाँ पर इसी संयुक्त घोषणा को अटलांटिक चार्टर के नाम दिया गया और इसमें 8 महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें यह कहा गया कि लड़ाई खत्म होने के बाद यानी कि नाजी जुल्म के अंत के बाद दुनिया भर में शांति का विस्तार किया जाएगा, पूरी दुनिया में कहीं भी बेखौफ घूमने की आज़ादी होगी और सभी देशों के लिए खुला व्यापार का यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा। तो इसी संयुक्त घोषणा को जो है नाम दिया गया अटलांटिक चार्टर का, जो कि 14 अगस्त 1941 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये घोषणा किया गया था। इसके आधार पर अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखें, जिसमें यह कहा गया है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जारी एक संयुक्त घोषणा थी, जिसने युद्ध के बाद दुनिया के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित किया था। अटलांटिक चार्टर को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी आया है और न्यूज का शीर्षक है बिडेन जॉनसन सीक टू साइन न्यू अटलांटिक चार्टर। तो यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा फिर से एक न्यू अटलांटिक चार्टर की बात कही गई है और इसीलिए ये अटलांटिक चार्टर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है CHIME के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर हम चाइम की बात करें, CHIME की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म होता है कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे हम शॉर्ट में CHIME यानी कि चाइम के नाम से जानते हैं। यह एक इंटरफेरोमेट्रिक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में स्थापित किया गया है। और अगर हम कथन 1 को देखते हैं तो यह कह रहा है कि यह नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्वीडन, पोलैंड, आयरलैंड और इटली में रेडियो एंटीना का एक नेटवर्क है जो हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स केबल से जुड़े हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है कि यह फास्ट रेडियो बर्स्ट की घटना के अवलोकन के लिए एक श्रेष्ठ उपकरण है।
तो यहाँ पर बात हो रही है फास्ट रेडियो बर्स्ट की। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ भी आया है और यहाँ पर कहा गया है कि खगोलविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इस टेलीस्कोप के माध्यम से 535 फास्ट रेडियो बर्स्ट का पता लगाया है, जो कि अब तक का ये सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है वो ब्रह्मांड में मौजूद युवा न्यूट्रॉन सितारों के द्वारा निकाला गया है। अगर हम फास्ट रेडियो बर्स्ट की बात करें तो ये एक रेडियो पल्स होते हैं जो प्रकाश की चमक की तरह दिखाई देते हैं और 1 मिली सेकेंड के 1 अंश तक चलते हैं। यानी कि इनका जो लाइफ होता है वो बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि 1 मिली सेकेंड के 1 अंश तक ही ये दिखाई देते हैं और ये कभी भी चमक सकते हैं और इसे ही इस टेलीस्कोप के द्वारा जो है पकड़ा गया है, इसका पता लगाया गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट चल रहा है और इस टेलीस्कोप के द्वारा फास्ट रेडियो बर्स्ट का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि 2015 में पूछा गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके दोनों कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला कथन है वो कह रहा है कि इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव की दुर्घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ का, तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये संगठन विशेष रूप से व्यापार सुविधा, निवेश, क्षेत्र के सामाजिक विकास और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खुले क्षेत्रवाद के मूल्यों पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जो इंडियन ओशियन के आसपास के जो देश हैं उनको मिलाकर के एक सहयोग संगठन बनाया गया जिसका नाम दिया गया हिंद महासागर रिम संघ। तो इसके बनाने का जो मुख्य मुद्दा है वो व्यापार भी है, वो क्षेत्र का सामाजिक विकास भी है, वो आर्थिक सहयोग भी है और यह खुले क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल गलत है कि सिर्फ समुद्री डकैती के नाम पर जो है इसे बनाया गया है। यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो ये कह रहा है कि यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसको बनाने का जो मुख्य मुद्दा है वो व्यापार है, आर्थिक सहयोग है, सामाजिक विकास है, खुले क्षेत्रवाद के आधार पर इसे बनाया गया है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी गलत है कि केवल समुद्री सुरक्षा के नाम पर जो है इस संगठन को बनाया गया। यानी कि उपयुक्त दोनों के दोनों कथन जो हैं वो सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत हैं और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं डिस्कवर ए स्मॉल फील्ड नीति की। इसको लेकर के आज के पेपर में एक न्यूज़ भी आया है जिसमें कहा गया है कि डिस्कवर ए स्मॉल फील्ड नीति का जो तीसरा चरण है उसका यहाँ पर शुरुआत किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें डिस्कवर ए स्मॉल फील्ड नीति की तो केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर तेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए खोजे गए छोटे क्षेत्रों को जल्द से जल्द उत्पादन में लाने के लिए मुख्य उद्देश्य से 2016 में डिस्कवर ए स्मॉल फील्ड नीति की शुरुआत की थी। इस नीति के अनुसार हाइड्रोकार्बन के उत्पादन के लिए एकल वर्दी लाइसेंस, तेल उत्पादन पर कोई उपकर, मध्य रॉयल्टी संरचना, सीमा शुल्क छूट और उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए पूर्ण विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता प्रदान करना था। यानी कि जो ONGC और OIL के द्वारा जो छोटे छोटे क्षेत्रों की खोज की गई है जहां पर तेल और गैस मिल सकते हैं, उन क्षेत्रों को बहुत ही जल्दी उत्पादन में लाने के लिए इस नीति को लाया गया था। यहां पर डिस्कवर ए स्मॉल फील्ड नीति का तीसरा चरण शुरू किया गया है। पहला चरण 2016 में शुरू किया गया था, दूसरा चरण 2018 में शुरू किया गया था और अभी जो है इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये डेली क्विज अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे।
तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।